लेकिन आप जैसे बाहर असेंबली के अंदर एक प्रेशर होता है और असेंबली के बाहर एक प्रेशर होता है, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के पास इतनी फिर इखलाकी कोई जरूरत रह जाती है कि वो किसी किस्म के गैर कानूनी गवर्नमेंट में यही तो मेरा पूरी बहस है कि गवर्नमेंट में हर चीज़ की जरूरत है। आप लोगों की आवाज़ अपने घरों से निकल के शायद सड़कों तक भी नहीं आ रही। नवीद साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? आपकी बात डिस्कनेक्ट हो गई थी। नवीद साहब कहिए। एक बात कही कि जी यहाँ अमेरिका की हेजमनी और अमेरिका का ये सब चीज़ें, तो मुझे वो याद आ रहा है जब ज़ियाउल्लाह के दौर में अफ़गान महाजरीन के साथ मिलके और अफ़गान मुजाहिदीन के साथ मिलके जब इन्होंने अमेरिका को यहाँ दावत दी, उस वक्त अमेरिका बहुत अच्छा लग रहा था। आज अमेरिका बुरा लग रहा है। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ अमेरिका को लेके आए। हम तो उस वक्त भी अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे थे। आज भी मुझे याद है यूनिवर्सिटी के अंदर हम अमेरिकी डॉलर ठा के नारे लगाते थे। तो ये बातें लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हर रोज़ एक नया चेहरा आता है। इस सियासत को अमेरिका के साथ अटैच करने की बजाय हमें ये देखना है कि दाखिली तौर पे कौन से मसाइल हैं जिनके से निपटने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और उस इकट्ठा होने के लिए क्या तरीकाकार है हमारे पास। तरीकाकार ये है कि हम सब मिल के ये काम करें और देखें, बैठें और मुल्क के मसाइल हल करें। लेकिन सिर्फ यहाँ हर बंदा अपनी डुगडुगी बजा रहा है और अपनी सोच लेके जा रहा है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, बाकी सब गलत है, तो इसलिए आवाम इनको रद्द कर रही है। अच्छा नवीद साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। आपने जिस तरह MQM, JUIF और ANP को मिला के एक कोalition बनाई है और सबको साथ लेके चलें, ANP, MQM और PMLQ के लेके आप हुकूमत चलाइए, ये बाकी जो बेचारे बाहर रह के ऐसी वो अंगूर खट्टे की तरह चिल्ला रहे हैं, डुगडुगियाँ बजा रहे हैं, इनको भी मतलब क्या जाता है, इनको भी कुछ मिनिस्ट्रियाँ दे दें, इनका भी एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किस्म को लगा दें ताकि ये भी इनके भी चुप रहे हैं लोग। क्या वजह है कि आपने इनके साथ ऐसा नहीं किया? देखिए, बात यह है कि ना हमने किसी को कोई ऑफरे दिए हैं ना कुछ किया है। एक अलायंस के अंदर आपस में बैठ के गुफ्तगू होती है और अलायंस के अंदर बैठ के जो चीज़ें तय होती हैं, ना किसी को कोई केक देने की बात है। सब चीज़ें एक स्मूथली चल रही है। आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। मैं तो कर रहा हूँ अप्रिशिएट। ऐसे अलायंस को, जिस अलायंस के अंदर PMLN भी मौजूद थी, उस अलायंस को लेके हम चले। हाँ, उन्होंने आपने देखा कि उनकी सियासी दुकानदारी जरा वीक पड़ी है, लोग उनको फ्रेंडली ऑपोजिशन के नारे ताने दे रहे थे, इसलिए उन्होंने छोड़ के एक अपना शोर डालना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वो भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। आज उनकी गवर्नमेंट सिर्फ पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो NFC के फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा जा रहा है उसके हिसाब से चल रही है। आज ओवरड्राफ्ट इनको मिल रहा है और उसके हिसाब से वो चल रही है। तो इसलिए कोई कहे कि नहीं है। और मेरे दोस्त जो PTI के बैठे हैं जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ ये है कि सुनामी आ गया, ये आ गया, लोगों को एक डुगड़ी की बेचारे और कुछ नहीं है ना। अभी तक को सोल्यूशन दिया। इन्होंने नेटो की बात की, दफाई काउंसिल ने इनको कहा जी नेटो में आगे हिस्सा ले। आज एक बहुत मशहूर कॉलमिस्ट है तलत हुसैन ने ये बात लिखी हुई है कि कहाँ गया वो आपका इशू। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ इंतजार में है कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, मौजूदा हो जाए तो ये हुकूमतों में आ जाए। इस तरह नहीं होता। अच्छा, जानी साहब ने फरमाया कि अगले इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज होगा। जाती है इसके अंदर लोग बैठते हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं जो इसके अंदर बैठ के यहाँ तक आए हैं जमहूरियत के लिए। ये नहीं कि आपने कब तक शहीदों के नाम पे सियासत करोगे, कभी परफॉर्मेंस पे भी पॉलिटिक्स करो। 2-4 छक्के बहुत कुछ हो गया। इस तरह नहीं होता था। ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट। अच्छा नवीद साहब, जैदी साहब ने यहाँ फरमाया था कि अगले इलेक्शन बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और वो इम्पीचमेंट वगैरह की बातें की। क्या कहेगा, आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन का आउटकम क्या है? और ये जो इम्पीचमेंट की बातें कर रहे हैं उसमें कोई दम है? नवीद साहब जी, ये जो जैदी साहब ने फरमा रहे हैं कि भाई अगले इलेक्शन में बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, आपको लगता है कोई सरप्राइज होने वाला आने वाले इलेक्शनों में? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि एक तो मुझे जरा मुख्तसरन इजाजत दीजिए कि मैं माजी की बात कर लूं। फरमाइए। भुट्टो साहब मरहूम और बेनज़ीर साहिबा मरहूमा वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। हम उनके अदवार की बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो मौजूदा 4 साल का दौर है इसमें मैं नवीद साहब से गुजारिश करूंगा यहाँ पर आएँ। हमने तो भुट्टो साहब के खिलाफ जिद्दोजहद की और वो पीपल्स पार्टी जो मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी थी, 77 में कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत थी, 4 सूबों में हुकूमत बनी थी। 77 में जमात इस्लामी की पॉलिसी की वजह से आज इतनी सी जमात है और 77 के बाद सवाए सिंध के किसी और जगह पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकी। इसी तरह आप देखिए कि नून लीग बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी। 99 के बाद ये 14 पर आ गए थे और अब ये सूबा पंजाब तक महदूद हो गए और आइंदा भी इनके देयर डेज आर आल्सो गॉन।
तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जमात इस्लामी की पॉलिसियां जो है वो रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ रहे हैं कंसोलिडेट करके, और हम कामयाब जा रहे हैं। जिस वक्त जमात ने ये फैसला किया कि हम अब हर सूरत पे इख्तदार लेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला आपको बता देंगे इख्तदार भी आएगा। एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में ये कह दूं कि अगला इलेक्शन जो 2012 के आखिर में हो या 2013 के आखिर में हो, ये जो असेंबली में बैठे हुए जो उछल कूद फुर्तियां दिखा रहे हैं, चलाकियां दिखा रहे हैं, ये अपोजिशन हो या इत्तेहादी जमातें हो, ये आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे क्या अवाम पाकिस्तान के फैसला करते हैं। अमरीकी गुलामों के दिन गुने जा चुके हैं। हाफिज साहब आप ये कह रहे हैं कि खुल गई हैं, उनको समझ आ गई है और एक तब्दीली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। हाफिज साहब आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम और एएनपी अपने इलाकों से सीटें नहीं लेगी? जी इंशाल्लाह ये नजर नहीं आएंगे आपको। एमक्यूएम और एएनपी। जी शेख साहब फरमाइए। आखिरी जुमला फरमाइए शेख साहब। आखिरी जुमला, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और आज ये बात कहनी कि जी हम सिर्फ सिंगल लार्ज। नवीद भाई एक सेकंड, नवीद साहब एक सेकंड, शेख साहब का नजर नहीं आता जिस तरीके से यहाँ मैंडेट को चोरी किया जाता रहा, जिस तरह मैंडेट को चुराया गया वो भी इनके सामने है। 2002 के इलेक्शन में क्या क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरीके से मैंडेट को चुराया गया वो भी इनके सामने है। मैं खुद उसका विक्टिमाइज बना, मेरे इलेक्शन को रात को जिताया गया और सुबह हराया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब फेयर इलेक्शन होने जा रहा है और जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन एक मुतफिका तौर पे बने हैं, फेयर इलेक्शन होने जा रहा है, तो नजर आएगा दूध का दूध पानी का पानी। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। और ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये सर्वे बहुत पहले भी होते रहे। आज नजीर नाजी साहब ने लिखा है जी कि इस तरह के सर्वे पहले भी लिखाए जाते थे लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आता था। ओके नवीद साहब ठहरिए, मैं शेख साहब की बात सुनूं। शेख साहब फरमाइए क्या कहिएगा? अवाम का सोच रही है कि आज बाय इलेक्शन में हमें अवाम बाइकआउट कर रही है, आज हमें पजीराई मिल रही है। अगर अच्छा नवीद साहब एक मिनट ठहरिए, मैं शेख साहब की बात सुन लूं जरा। पजीराई दे रहे हैं और उसको वेलकम कर रहे हैं, तो ये चीजें नजर आ रही हैं। आप ओके शेख साहब फरमाइए क्या कहिएगा? मैं अर्ज कर रहा था कि मैं इन सब की बातें सुन के सिर्फ ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बे इज्जत से कि अल्लाह ताला इस मेरे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बस ये इतने बड़े बड़े दावे जमात इस्लामी से तो कम से कम मैं इसको नहीं करता था। चलिए तहरीक इंसाफ तो खैर एक सियासी जमात है, इस किस्म के दावों की मैं तवक्को नहीं करता। कुछ बातें हमें अल्लाह की ज़ात पे भी छोड़नी चाहिए और आने वाले वक्त में अवाम के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। और मुझे जो नज़र आ रहा है ना फैसल कुरैशी साहब, ये सारी पेशबंदी जो है इसलिए की जा रही है कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें जो नताइज होंगे उसको माने नहीं जाए, इसलिए उसकी पेशबंदी की जाएगी। हम सुनामी ले आएंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, हम दोबारा आ जाएंगे। तो जरा इंतजार कीजिए, जब वक्त आएगा तो फिर अपने अपने दावे आपके सबके सामने आ जाएंगे। तो शेख साहब जल्दी से एक सवाल, अगले इलेक्शन के बाद क्या जो सियासी लैंडस्केप है असेंबली का उसमें कोई ज्यादा तब्दीली आएगी या 19-20 के फर्क होगा? नहीं ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। फैसल मैं तो मेरी जो सियासी सोच है, जो मेरी सियासी बसीरत है वो ये देख रही है कि अगर तो आप इस तरह ही करते रहे, मतलब आप जैसे बात ठीक की थी एक पार्लियामेंट में कि अपने आप को अच्छा और बाकी सब बुरे, तो मेरे ख्याल में फिर तो यही होगा जो मैं आज देख रहा हूँ। ओके शेख साहब बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जैदी साहब क्या कहिएगा जाते जाते? मैं ये नवीद साहब से, चौधरी साहब से सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि जो ज़िंदगी के फ़ैसले करो, चाहे घरेलू चाहे सियासी, वो अपने ज़मीर को सामने रख के करो। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल क्या, मैं एक शेर सुना के अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। चौधरी साहब एक शेर, आपको आवाज़ आ रही है? शेर इफ्तिखार आरिफ का बड़ा अच्छा है। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की। वाइट को याद कर लिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं जैद साहब वो बात सही है, लेकिन आप मेरे ख्याल से हम होते कौन हैं एक अवाम की चुनी हुई हुकूमत को दर्ज देने वाले? मेरी बहस तो सारी ये है, आप अपने घर में आपका भाई गलत करता है, आप खुद नहीं बोलते कि गलत कर रहे हो। सही बात। तो अगर ये गलत कर रहे हैं तो बोले नहीं ठीक कर रहे हैं, चुप करके बैठ जाए घर पे। मैं इत्तेफाक बात। जी नबी साहब फरमाइए क्या कहिएगा? जी नबी साहब फरमाइए क्या कहिएगा जाते जाते इख्तितामी कलमात? मैंने कहा उस वक्त इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना था ना, तो पता चल जाता दूध का दूध और पानी का पानी। कौन सा इलेक्शन? ये जो अमेरिका ने करवाए थे एनआरओ के अंदर, लोग इकट्ठे करके तो अगला भी वही करवाएगा, वो भी नजर आ जाएगा। लोगों की तारीख इतनी बुरी नहीं है कि उनको पता होगा कौन मांगा और कौन मांगेगा। चौधरी साहब आपने मेरा शेर सुना था, जरा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। हाफिज साहब मैंने ऐसे शेर भी सुने और सब कुछ देखा, लेकिन मैं हकीकत की दुनिया में रहता हूँ, मैं अफसानवी दुनिया में नहीं रहता। यही तो सारा। हाफिज साहब क्या फरमाइएगा? जी देखिए, मैं समझता हूँ
कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की जा रही है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है उसकी स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको एक हदफ चाहिए होता है। कभी ये मिलिट्री की बात करते हैं, कभी जमहूरियत की बात करते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, शहीद होकर जाना चाहते हैं। हम शहीद होना था तो यूसुफ रजा को ना जाने देते, हम लड़ पड़ते। हमने तो चीज को वेलकम। सही बात है, सही बात है। देखिए नहायत सादत मंदी के साथ यूसुफ रजा साहब वज़ीर आज़म हाउस से निकले और ऐवान सदर में जाके रिहाइश कर ली। बात तो सही। अगर कन्फ्रंटेशन में जाना शहादत ऐवान सदर में रिहाइश कर ली, ये सुना नहीं उन्होंने, आप दोबारा बोले। भाई कानूनी हक है, गैर कानूनी काम तो कोई नहीं किया। बहैसियत मेहमान मारे रहे हैं, आपको क्या है यार? हसन इसके अंदर बात सामने की। जी हाफिज साहब फरमाइए। जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ इन्होंने किया है, अब देखिए ये जो तौहीन अदालत का कानून इन्होंने पास किया, मुख्तसर मैं ये करता हूँ कि ये तौहीन अदालत का कानून अमलन ख़त्म कर दिया है। देखिए कोई एक मिनट कोई मजदूर, कोई किसान, कोई तालब इल्म, कोई उस्ताद, कोई सहाफ़ी, वो तौहीन नहीं करते अदालत की। अदालत की तौहीन करते ही आला हुकाम हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, और इन्होंने तमाम मुक़्तदर लोगों को इस तौहीन अदालत के शिकंजे से ही निकाल दिया है। प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, तमाम वज़ीर मरकज़ी, सूबाई, यानी कोई ऐसा आदमी तौहीन अदालत के दायरे में रह ही नहीं गया जो हकीकत में तौहीन करता है। इसी तरह इन्होंने जिस फुर्तियों के साथ रात ये पास कराया है, वो इसकी गम्माजी करता है कि ये दाल में कुछ काला है। ये सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ लड़ना चाहते हैं। वो ये जो कानून के साथ जो सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी को कहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करता है, उसकी गारंटी देता है, उस कानून आइन की दफात के खिलाफ इन्होंने रात ये सारे कानून पास किए हैं। हाफिज साहब, नबी साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। अली ज़ैद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त का तशरीफ़ लेके आए। मैं अभी भी यही कहूँगा, शायद लोग समझ जाओ कि मैं अपनी खिलाफ मामूल गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। ये हमने 45 मिनट फिर इल्ज़ाम तराशी की, एक दूसरे पे बातें की, फ़िक्रे कसे, चले गए, लेकिन साहब हुआ वही और होगा वही जो हुकूमत वक्त चाहेगी, वो ये करती रहेगी। बस इतना है कि कोट तो उतर गया है, कमीज़ रह गई है। मेहरबानी करें कमीज़ छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।